ठीक है, तभी वी कैन से कि आप बायोटेक में अच्छे हैं। अब देखो बायोटेक्नोलॉजी, सबसे पहले टर्म समझो, बायोटेक्नोलॉजी टर्म का क्या मतलब होता है। बायो मीन्स और टेक्नोलॉजी, दो वर्ड से मिलकर चैप्टर बना है, बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन्स होता है लिविंग, और टेक्नोलॉजी तो आप लोग समझते ही हो, आजकल की जो टेक्नोलॉजी है, किसी भी चीजों के साथ तोड़ फोड़ करना, उसके साथ कुछ ना कुछ छेड़खानी करना, टेक्नोलॉजी वही तो है ना। एक पुरानी चीज में कोई नई चीज इंटरप्ट कराना, कोई नई चीज इंटीग्रेट करना। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मैनिपुलेट करेंगे, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो मतलब नेचर ने उनको जैसा बनाया है, नेचर ने हम लोगों, अभी हम सब क्या है, अभी हम सब नेचुरल है, मतलब नेचर ने जैसा हमको बनाया हम वैसे, हमारे अंदर कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अपने जेनेटिक मटेरियल के अंदर कोई चेंजेस करा के अपना फिनोटाइप चेंज करा लूं, तो मैं कैसी बन जाऊंगी, मैं बन जाऊंगी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब मैं अगर अपने अंदर कोई मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, और उस मॉडिफिकेशन, जो मॉडिफिकेशन हो रहे हैं वो होते हैं अंडर द बायोटेक्नोलॉजी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कोई टेक्नोलॉजी का यूज करना, और टेक्नोलॉजी में भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना। सपोज करो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को देती हूँ, मेरे पास एक प्लांट है, ठीक है। अब वो प्लांट की क्या कर रहे हो आप लोग, प्लांट के ऊपर पेस्ट इतने ज्यादा लग रहे हैं कि उस प्लांट की इतनी ज्यादा क्रॉप होती नहीं है कि पेस्ट आके उसको सारी क्रॉप को खा जाता है। अब उसके ऊपर आप क्या करोगे, पेस्टिसाइड्स बोलोगे कि मैम हम पेस्टिसाइड्स यूज कर सकते हैं, हम वहां पे बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, हम केमिकल्स यूज कर सकते हैं, बोलोगे या नहीं बोलोगे ये चीज। यस मैम, यस मैम। लेकिन अब नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक फार्मर, आप लोगों को पता है पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, ये इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, ये कितने ही ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो डायरेक्टली मतलब हर एक फार्मर इन सबको यूज नहीं कर सकता है। चलो मान लिया हमारे फार्मर उनको अफोर्ड भी कर पा रहे हैं, उनको यूज भी कर रहे हैं, तो यूज करने के बाद अगर वो किसी क्रॉप के ऊपर केमिकल्स का यूज करे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो क्रॉप हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जा रही है नहीं जा यस रही, मैम। तो ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर रही है। वो जिस प्लांट पे हम उसको मिक्स कर रहे हैं, उस प्लांट के आसपास कोई वाटर बॉडी है, वाटर पॉल्यूशन भी वो फैला रही है, सॉइल पॉल्यूशन भी हमारा फैला रही है, करेगा या नहीं। तो हम ऐसा क्या करें, हम ऐसा क्या करें ह्यूमन वेलफेयर के लिए, कि अपने प्लांट को ऐसा बना दे कि इसके ऊपर पेस्ट लगे ना, क्योंकि नेचर ने उस प्लांट को ऐसा बनाया है, नेचर ने उस प्लांट को कोई भी इम्यून सिस्टम नहीं दिया है अच्छे से। अगर नेचर उसको अच्छे से इम्यून सिस्टम दे देते तो हमें ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब हम क्या करेंगे, उसकी बॉडी को, मैम। बोलो हिमा। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि अब मेरे को क्या करना है कि वो नेचर ने बनाया उस प्लांट को, मतलब वो एक नेचुरल साइंस है। अब मुझे उस नेचुरल साइंस के अंदर कुछ इंटीग्रेशन करना है। किस लिए इंटीग्रेशन करना है, इसलिए इंटीग्रेशन करना है ताकि वो इंटीग्रेशन मेरे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो सके। इसको बोलेंगे हम बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम वो टेक्निक्स यूज करते हैं अपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे या फिर किसी एंजाइम पे, जिससे मेरे को अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स मिल पाए और वो प्रोडक्ट्स मेरे ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो पाए। समझ में आया बायोटेक्नोलॉजी में क्या करता है। यस मैम, आ गया। और इस टेक्नोलॉजी में ही हम किसका यूज करेंगे, किसी नेचुरल इंडिविजुअल का ही यूज करेंगे, किसी नेचुरल इंडिविजुअल का ही यूज करेंगे। अब बायोटेक्नोलॉजी आप सोचते हो कि मैम ये तो आज के टाइम की टेक्नोलॉजी, आज के टाइम की टेक्नोलॉजी जरूर है, लेकिन ओल्ड एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी भी ये है। पहले के टाइम में आप लोग, मम्मी हमारे घर में दही बनाती है, कैसे बनाती है मम्मी दही, दही जैसे एक दूध लिया मम्मी ने, दूध के अंदर छोटू सा इनोक्यूलम डाल देते हैं, इनोक्यूलम मतलब कर्ड, 1 या 2 स्पून मम्मी उसमें कर्ड डाल देती है, उसको अच्छे से मिक्स करेंगी और मिक्स करके उसको पूरी रात के लिए रख देते, तो सुबह तक वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, हो जाता है नहीं। यस मैम, हो जाता है। आप लोगों ने सुना घर में ना विनेगर जो लोग बनाते हैं, विनेगर बनाने के लिए भी ऐसे ही कुछ प्रोसेस किया जाता है, करता है ना, यस मैम, विनेगर सुना में है। फर्मेंटेशन करता है। तो हम जो घर में वो यस दही मैम। बना रहे हैं, उस दही में भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो हमारी दही को, ओ सॉरी, उस दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, दही में दही में। होता है नहीं। ऐसे ही ये सब पुराने टाइम में भी टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी, लेकिन लोगों को इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होता था। वो सारी की सारी कैसी टेक्निक होती थी, माइक्रोब मेडिएटेड होती थी, मतलब जिसमें हम
एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते थे, लेकिन हमें नहीं पता, हमारी मम्मी को थोड़ी ना पता है कि हम जो वो दूध के अंदर वो दही मिला है, दही नहीं, जबकि वहां पे लैक्टोबैसिलस मिला रही है, नहीं पता ना मम्मी को ये चीज। तो माइक्रो मेडिएटेड प्रोसेस ओल्ड टाइम में, ट्रेडिशनल टाइम में यूज किए जाते थे, लेकिन आज के टाइम में क्या यूज किए जाते हैं? आज के टाइम में अगर हम बात करेंगे न्यू और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, उसमें है आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब आज के टाइम में हम क्या करते हैं, डीएनए के नए नए कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, डीएनए के नए नए कॉम्बिनेशंस बनाएंगे, और ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाएंगे जिससे हम ह्यूमंस के लिए यूजफुल हो पाए वो प्रोडक्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पहले क्या था, डायबिटीज अगर सपोज करो किसी इंसान को हो गया, ठीक है, डायबिटीज पहले लोगों को नहीं पता था डायबिटीज क्या होता है, फिर धीरे धीरे साइंटिस्टों ने इस चीज को डिस्कवर किया। मैं आपका ये वाला चैप्टर और एप्लीकेशन वाला चैप्टर, दोनों चैप्टर साइमल्टेनियसली लेके चलूंगी, ताकि आप दोनों चैप्टर्स को रिलेट कर पाओ, ठीक है। बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी अच्छे से समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि इस वाले चैप्टर को सेकंड चैप्टर से रिलेट नहीं करता, बल्कि दोनों चैप्टर सेम ही होता है, बिल्कुल चलेगा। दोनों चैप्टर्स को सेमली लेके चलेंगे तो, यस मैम। क्योंकि पढ़ने तो हमें दोनों ही चैप्टर्स है। तो देखो, अब सपोज करो कोई एक इंसान है जिसको है डायबिटीज, तो साइंटिस्टों ने इस चीज को डिस्कवर किया कि डायबिटीज हो क्यों रही है। उन्होंने देखा कि एक डायबिटिक पर्सन, एक जिस इंसान को डायबिटीज है, उसकी बॉडी के अंदर एक हार्मोन की कमी हो चुकी है, या फिर एंजाइम भी वो होता है, इंसुलिन। तो उन्होंने बोला कि अब हम उसकी बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन दे दें तो उसकी डायबिटीज वाली प्रॉब्लम सही हो जाएगी, होगी ना। लेकिन अब डायबिटीज वाले पेशेंट को चाहिए इंसुलिन, इंसुलिन तो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, अब हम उसको इंसुलिन कहाँ से दे, फिर हम उसको इंसुलिन कहाँ से दे। फिर कुछ टाइम की डिस्कवरी के बाद, कुछ टाइम की डिस्कवरी के बाद ये पता लगाया गया कि जो हमारे कैटल्स होते हैं, कैटल हो गया या फिर पिग हो गया, इनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है, और इनकी बॉडी से इंसुलिन को निकाला, मतलब इंसुलिन, वो जीन निकाला इनकी बॉडी के अंदर से जो इंसुलिन को बना रहा था, वो जीन निकाला जो इंसुलिन को बना रहा था, और फिर उस जीन को ह्यूमंस की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। या फिर अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप ऐसा भी कर सकते हो, इंसुलिन को निकाला कैटल की बॉडी के अंदर से, मतलब उसका जीन निकाल लिया जो इंसुलिन को बना रहा है, वो जीन। अब वही जीन को हमने इकोलाई की बॉडी के अंदर डाला, इकोलाई बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा तो मेरे पास इंसुलिन के बहुत सारे जीन्स आ जाएंगे या नहीं, यस जाएंगे ना। तो ऐसे करके मैंने बहुत सारे इंसुलिन के इंजेक्शन बना लिए अपने पास। फिर डायबिटीज पेशेंट को कभी भी हम इंसुलिन ओरली नहीं देते हैं ना, इंजेक्ट करता। ओरली क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि ओरली पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, और नहीं, टाइम नहीं, टाइम की बात नहीं है बेटा यहाँ पे, क्योंकि इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। अब अगर हम उसको ओरली देंगे तो हमारे स्टमक में है प्रोटीन का एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देता, प्रोटीएज, तो इंसुलिन डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा क्या अगर हम उसको ओरली देंगे तो। इसलिए इंसुलिन को आपके ब्लड के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, ताकि आपकी बॉडी की जितनी भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाए। ये हुआ, ठीक है। एक और केस देखा गया, एक कंट्री के लोग थे, है ना, वो कंट्री के लोग क्या थे, मतलब होता है ना बहुत सारी कंट्रीज में ऐसे कि एक पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट ही वहां पे ज्यादा अमाउंट में मिलता है। जैसे साउथ इंडियन वाले लोग होते हैं, साउथ इंडियन में सांबर वड़ा इस टाइप की चीजें ज्यादा खाते हैं, या फिर एक पोटैटोस, हाँ, कहीं पे लोग पोटैटो ज्यादा खाते हैं, कहीं पे लोग राइस ज्यादा खाते हैं, है ना, क्योंकि वहां पे राइस की क्रॉप होती है। तो ऐसी ही कंट्री थी, है ना, वहां पे राइस लोग बहुत ज्यादा कंज्यूम करते थे। अब राइस के अंदर तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो उन लोगों के अंदर क्या देखा गया कि हाई अमाउंट में उनके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे लोग राइस ज्यादा खा रहे थे, उनके अंदर नाइट ब्लाइंडनेस के केसेस बढ़ने लग गए। अब नाइट ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। अब साइंटिस्ट लोगों ने ये सोचा कि यार अब क्या करें हम लोग, ऐसा क्या करें कि इन लोगों की विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाए। तो फिर पता लगाया गया कि अगर हम क्या करें, ये लोग ज्यादा क्या खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, राइस के अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट, क्यों ना हम ऐसा करें कि उनके राइस के अंदर ही ऐसा कोई जीन ट्रांसफर कर दे, राइस में नहीं मतलब राइस के प्लांट में, राइस के प्लांट में एक ऐसा जीन डाल दे जो बेसिकली आपका विटामिन ए बना रहा होगा। अब हमने पहले उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर स्टडी किया कि हम लोगों को विटामिन ए कहाँ से मिलता है। हम लोगों को पता है हम कैरेट खाते हैं,
सर्दियों के मौसम में बहुत आती है, अभी विंटर स्टार्ट होंगे। तो कैरेट के अंदर होता है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक कंपाउंड होता है। हम डायरेक्टली विटामिन ए नहीं खाते, हम बीटा कैरोटीन खाते हैं, फिर वो बीटा कैरोटीन हमारे लीवर में जाके विटामिन ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइंटिस्ट लोगों को ये मन में आया कि उनको राइस प्लांट को विटामिन ए नहीं देना है, उनको राइस प्लांट को बीटा कैरोटीन का जीन देना है। तो उन्होंने एक प्लांट सर्च किया, डैफोडिल नाम का उनको एक प्लांट मिला, जो प्लांट बीटा कैरोटीन कंपोज कर रहा था, मतलब उस प्लांट के अंदर बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा अमाउंट में बन रहा था। उन्होंने क्या किया, डैफोडिल प्लांट लिया, उसके अंदर से बीटा कैरोटीन जो बना रहा था उसका जीन निकाल लिया, और उस जीन को राइस प्लांट ओराइजा सटाइवा ही तो ना राइस प्लांट का नाम, उसकी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब इसका मतलब मेरा राइस प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो न्यूट्रिशन दे रहा है हमारे ह्यूमंस को, उसके साथ साथ वो बीटा कैरोटीन भी देगा, और बीटा कैरोटीन ह्यूमंस की बॉडी में लीवर में जाएगा और वहां पे डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, विटामिन ए में। तो मतलब उनकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी पूरी हो जाएगी, उनको अलग से कोई मल्टीविटामिन नहीं लेने पड़ेंगे विटामिन ए के। आया समझ में? Yes. Yes, ma'am. तो अभी ये सिर्फ मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताया ताकि आप लोग इस चीज को रिलेट कर पाओ कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज हम लोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं एग्जैक्टली। अब ये मैं आपको बोल रही हूँ कि जीन निकाला और जीन उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, ये प्रोसेस होता कैसे है मैम? हाँ जी मैम आपने वो जो एक जो बताया था गांव के बारे में कि वहाँ पे लोग चावल बहुत ज्यादा खाते हैं, तो वो कहाँ का बताया, वो कहाँ की केस स्टडी है? उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, बट ये स्टडी है कहीं की, आई थिंक ये अफ्रीका के लोगों की है, शायद कोई कंट्री है ये पूरी, मतलब जगह है पूरी जहाँ पे राइस सबसे ज्यादा लोग खाते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी हम सिर्फ कहाँ पे यूज करेंगे, जहाँ पे किसी इंडिविजुअल की या फिर मतलब सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की भी नहीं, पूरे बहुत सारे लोगों की, पूरी पॉपुलेशन की अगर कोई प्रॉब्लम है उसके साथ डील करने के लिए हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। तो इस वाले चैप्टर में तो हम ये पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस मैंने बताया, जीन निकाला, जीन डाल दिया, आखिरकार ये जीन निकालना और जीन डालना हो कैसे रहा है, पहले ये पता चलेगा ना हमें। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि किस किस के अंदर जीन निकालना और जीन डालने वाला प्रोसेस किया गया और क्यों किया गया, आखिरकार उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी जो हमें उसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी यूज करना पड़ा, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. बाकी सारे बच्चे बोलो Yes, ma'am. Clear है. क्लियर है? एक सेकेंड, मैं तो 1 मिनट देना बस, मैं लैपटॉप चार्ज पे लगा लूं, देन विल स्टार्ट। अपनी अपनी एनसीईआरटी बुक्स ओपन करके बैठना। मैम ओपन करके बैठे हैं। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर को आप लोगों को ज्यादा नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इस चैप्टर के बस प्रोसेस लिखने की जरूरत है, बिकॉज आप लोगों ने ना अपनी आप एनसीईआरटी देखोगे ना तो आपकी एनसीईआरटी में ना बहुत चीजों को मैसअप करके लिखा हुआ है, मतलब प्रोसेस उन्होंने एक वे में नहीं लिखे हुए प्रॉपर्ली, अगर वे में लिखते तो आपको समझ में आता। अब जैसे जैसे मैं आप लोगों को प्रोसेस बताऊंगी ऐसे ऐसे आप लोगों को अपनी अपनी एनसीईआरटी में लिखना चाहोगे, एनसीईआरटी के साइड में स्पेस होता है वहां पे लिख लेना, या फिर आप लोग अपने अलग से नोट्स बनाना चाहो नोट्स भी बना सकते हो, और ये वाली स्लाइड्स मैं आप लोगों को शेयर कर ही दूंगी। देखो स्तुति ने लिखा हुआ है विटामिन ए एनरिच्ड राइट मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ओल्ड और न्यू वाला कंसेप्ट तो समझ में आया ना बच्चा आप लोगों को, ओल्ड और न्यू का क्या? यस मैम आ गया। Yes, ma'am. चलो Yes, ये ma'am. कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आया, अब हम चलते हैं सबसे पहले हमारे कौन कौन से साइंटिस्ट यहाँ पे इन्वॉल्व है। इससे पहले आप ये पढ़ो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी क्या है। आखिरकार जो हम बायोटेक्नोलॉजी अभी कराएंगे
मतलब प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है। इसके दो प्रिंसिपल है। पहला प्रिंसिपल तो वही कि हम क्या कर रहे हैं, किसी एक इंडिविजुअल की बॉडी के जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस कर रहे हैं। जब हम किसी एक इंडिविजुअल की के ऊपर कोई टेक्निक यूज करके उसके जेनेटिक मटेरियल को चेंज करेंगे। अब देखो, मैं जेनेटिक मटेरियल चेंज कर रही हूँ, मतलब मैं जीनोटाइप चेंज कर रही हूँ, है ना। और जीनोटाइप चेंज करने से किसमें चेंज आएगा, उसके फिनोटाइप। मैम उसकी फिनोटाइप में। यस, उसी टेक्निक को बोलते हैं हम जेनेटिक इंजीनियरिंग। टेक्निक टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल की केमिस्ट्री को चेंज करना। मतलब एक इंडिविजुअल की बॉडी के अंदर से जेनेटिक मटेरियल को निकाला एंड उसको इंट्रोड्यूस करा किसमें, एक होस्ट ऑर्गेनिज्म में। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप चेंज हो जाएगा और जो होस्ट बनेगा उसको मैं क्या बोलूंगी, जेनेटिकली मॉडिफाइड और जीएमओ। जीएमओ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। पहला प्रिंसिपल है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सेकंड प्रिंसिपल है बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी। बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी के अंदर क्या आता है, पहला जो प्रोसेस आप कर रहे हो जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी सिर्फ आपको ये कहता है कि जब भी आप जेनेटिक इंजीनियरिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो आपको ये जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर ये प्रोसेस एक कॉन्टामिनेशन फ्री कंडीशन में करना है, ताकि आप जिस पर्टिकुलर जीन की ग्रोथ कराना चाहते हो या जिस पर्टिकुलर जीन के साथ आप काम करना चाहते हो उस जीन के ऊपर कोई एक्स्ट्रा माइक्रोब या कोई एक्स्ट्रा ऑर्गेनिज्म या कुछ भी उसके ऊपर आके ऐड होके आपके जीन को खराब ना कर दे। मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ जिस भी लैब में आप काम करो उस लैब को आपको पूरी तरीके से सैनिटाइज करना है, आपको खुद को सैनिटाइज करना है। जो भी आप वहां पे इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं उन सबको आपको कॉन्टामिनेशन फ्री करना है। सपोज करो आप काम तो कर रहे हो एक बैक्टीरिया पे, है ना। आपने उस बैक्टीरिया को ग्रो करने, मतलब उस बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अपना एक जीन डाल दिया, जिस जीन को आप चाहते हो कि जीन की अमाउंट बढ़ जाए, जीन मल्टीप्लाई कर रहे बहुत सारे, आपको कॉपीज मिल जाए, तो आपने एक बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए छोड़ दिया कल्चर मीडियम लगा के। आप 2 दिन बाद आके देख रहे हो आपका बैक्टीरिया नहीं है वहां पे, क्योंकि आपने वहां पे क्या किया, अपने उस एयर को, अपने उन यूटेंसिल्स को, अपने इन इक्विपमेंट्स को कॉन्टामिनेशन फ्री नहीं बनाया। तो क्या होगा, आपकी वहां पे फंजाई लग जाएगी या कोई भी दूसरा माइक्रोब आके आपके इकोलाई को या जो भी बैक्टीरिया आप यूज कर रहे हो उसको किल कर देगा। कर सकता है, नहीं कर सकता है? यस मैम। तो इसलिए बायोप्रोसेस टेक्नोलॉजी ये कहती है कि आप जब भी जेनेटिक इंजीनियरिंग करोगे आप वहां पे एक स्टेराइल समझते हो, माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन फ्री एम्बियंस का मतलब होता है कंडीशन बना के रखोगे इन केमिकल इंजीनियरिंग, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में। प्रोसेस टू एनेबल ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड माइक्रोब, मतलब जिस माइक्रोब के साथ आप काम करना चाहते हो सिर्फ उसी की ग्रोथ हो वहां पे, या फिर जिस यूकैरियोटिक सेल उसी की ग्रोथ हो लार्ज अमाउंट में, जिससे आप कोई प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, एंटीबायोटिक बनाना चाहते हो, वैक्सीन बनाना चाहते हो, एंजाइम बनाना चाहते हो, उसके ऊपर कोई दूसरा अनवांटेड माइक्रोब ना आके लग जाए। इसके लिए आप लोगों को एक स्टेराइल मीडियम वहां पे बनाना पड़ेगा। क्लियर दोनों प्रिंसिपल? यस मैम। चलो पहला अब हमारे फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग किसको बोलता है? फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है हमारे पोलबर्ग। पोलबर्ग साइंटिस्ट ने आखिरकार क्या किया था जो इनको हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर बोलते हैं? इन्होंने एक वायरस लिया जिसका नाम था SV40 वायरस। इस वायरस के अंदर से एक जीन को लिया और ई कोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। इसकी बॉडी के अंदर से जीन को लिया, ई कोलाई की बॉडी के अंदर ट्रांसफर किसकी हेल्प से किया? लैम्डा फेज की हेल्प से। लैम्डा फेज की हेल्प से मतलब SV40 वायरस का एक जीन लिया, लैम्डा फेज के साथ अटैच किया और ई कोलाई की बॉडी के अंदर भेज दिया। कैसे करते हैं प्रोसेस ये समझेंगे अभी। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट थे हमारे स्टेनले कोहन एंड हर्बर्ट बोयर। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। इन्होंने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। कैसे बनाया था? एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया, मतलब एक ऐसा जीन जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समझते हो कि उसके ऊपर आप कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज उसके अंदर रेजिस्टिविटी है, उसकी रेजिस्टेंट पावर है उसके अंदर। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को लिंक कराया किसके साथ? साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम से, विद अ नेटिव प्लाज्मिड ऑफ साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम। और ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने 1972 में किया था, जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है बच्चों, सीरियसली बहुत क्वेश्चन आता है कि आपका पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, कब बनाया था, कौन सा जीन लिया था और किसके अंदर ट्रांसफर कराया था। 4 टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं।
कर लोगे इसको? Yes, ma'am. चलो, अब ये आप लोग कर लेंगे। तो अब सबसे पहले देखो कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर प्रोसेस क्या है। अब मैं आपको ना छोटा सा बेसिक समझा रही हूँ। ये मेरे पास एक सेल है, ठीक है। इस सेल का ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल। अब इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर ना एक ये पार्ट है जो मैंने रेड से हाईलाइट किया ना बच्चों, ये वो पार्ट है जो क्या करता है, हमारा इंसुलिन को कोड करता है, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, इस जीन को यहां से निकालना है, इस जीन को यहां से निकाल। तो सबसे पहला स्टेप मैं क्या करूंगी, अपना जो सेल के ऊपर मेरे को काम करना है उस सेल को आइडेंटिफाई करूंगी। उस सेल के अंदर कौन सा मेरा जीन है जो मेरा इंसुलिन को बना रहा है, या फिर जो भी मुझे काम कराना है, जो भी मुझे प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। जैसे कि उसमें राइस वाले का एग्जांपल मैंने आपको बताया था, राइस के अंदर मेरे को एक ऐसा जीन डालना है जो बीटा कैरोटीन बना रहा होगा। तो मुझे डैफोडिल प्लांट का पूरा डीएनए सर्च नहीं करना पड़ेगा पहले कि उसके अंदर वो कौन सा पार्ट है डीएनए का जो बीटा कैरोटीन को कोड कर रहा है, करना पड़ेगा ना ये चीज। तो ऐसे ही मैंने अपना एक सेल सेलेक्ट कर लिया और उस सेल के अंदर से अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सेलेक्ट कर लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो मतलब मेरा पहला स्टेप हो गया सिलेक्शन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट, कर लिया मैंने सेलेक्ट इसको। अब पूरे के पूरे डीएनए में से मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालूंगी, कैसे निकालूंगी, मतलब इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइसोलेट कैसे करूंगी यहाँ से, मॉलिक्यूलर सीजर से कट के। मॉलिक्यूलर सीजर से, एग्जैक्टली। मैं यहाँ पे यूज करूंगी एक सीजर, मॉलिक्यूलर सीजर। ये मॉलिक्यूलर सीजर को हम बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करूंगी जो मेरे डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर देगा। फिर उन फ्रेगमेंट्स में से मैं अपनी डिजायर्ड वाली फ्रेगमेंट उठा लूंगी। कैसे उठाऊंगी मैं डिजायर्ड वाली फ्रेगमेंट को, बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से। क्या होता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, वो टेक्निक में समझाऊंगी। सिर्फ इतना ध्यान रखो, बहुत सारी फ्रेगमेंट्स आप मिल गई तो उसको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की मशीन होती है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में मैं रन कराऊंगी और रन करा के वहां पे पता कर लूंगी कि मेरा कौन सी जीन ऑफ इंटरेस्ट था, उन सारी फ्रेगमेंट्स में से पिक कर लूंगी। मतलब खुद देखो ना, मेरे पास बहुत सारे सेम साइज के कोई फ्रेगमेंट्स है, उनमें से मुझे कैसे पता, मतलब सबका कलर सेम है, सबका साइज सेम है, मुझे कैसे पता चलेगा मेरा कौन सा है उसमें से। तो उसको पिक करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक मेरे को यूज करनी पड़ेगी। टेक्निक मैंने यूज की जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से मैंने अपने जीन को निकाल लिया। अब इस जीन को मैं क्या करूंगी, पीसीआर में लेके जाऊंगी। पीसीआर में क्या करूंगी, इस जीन को मैं एम्पलीफाई कराऊंगी। मतलब मेरे पास एक जीन था, इस जीन की मैं बहुत सारी कॉपीज बना दूंगी इस जीन की, क्योंकि मेरे को अगर इंसुलिन के इंजेक्शन बनाने हैं, अब हमारी दुनिया में इंसुलिन का एक इंजेक्शन थोड़े ही ना, बहुत सारे इंजेक्शन हैं। कोई कोरोना की वैक्सीन बनाई गई थी, कोरोना की वैक्सीन एक थोड़ी ना बनाई गई, करोड़ों वैक्सीन बनाई गई थी। तो करोड़ों वैक्सीन कैसे बनाई गई होंगी, जहां से भी उसका जीन लिया गया होगा, मतलब जो वैक्सीन बना रहा था ऑर्गेनिज्म, उस जीन को एम्पलीफाई कराया गया। एम्पलीफाई कराने में मतलब उसकी बहुत सारी कॉपीज बनाई गई। तो मैंने पीसीआर लगा के, पीसीआर मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये सारी टेक्निक डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। अब इस सिर्फ आपके माइंड में एक फ्लो बन जाना चाहिए कि चैप्टर किस वे में हमारा चलेगा। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मैंने करके इस जीन की बहुत सारी कॉपीज बना ली। अब इन सारी कॉपीज को मैं अटैच करूंगी किसके साथ, एक वेक्टर के साथ। तो सोचो मेरे पास कोई एक बुक है और मुझे वो बुक अपने एक फ्रेंड के घर पे ट्रांसफर करनी है। अब मैं खुद तो जाके नहीं ट्रांसफर करूंगी, मैं किसी का यूज करूंगी, या फिर सपोज करो मुझे खुद ही जाना है, मुझे यहाँ से जाना है कहीं 12 किलोमीटर के दूर डिस्टेंस पे। तो 12 किलोमीटर थोड़ा ना मैं पैदल चल के जाऊंगा, कोई ना कोई व्हीकल यूज करूंगी ना जाने के लिए। यस मैम। ऐसे ही हम अपने जीन को एक सेल से के दूसरी सेल में ट्रांसफर करने के लिए एक वेक्टर का यूज करेंगे। वेक्टर यहाँ पे काम करेगा सिर्फ व्हीकल का, ठीक है। अब व्हीकल भी 3 टाइप के हो सकते हैं। अगर मेरे को जीन डालना है किसी बैक्टीरिया में तो मैं व्हीकल दूसरे टाइप का यूज करूंगी। अगर मेरे को जीन डालना है किसी
प्लांट में तो मैं व्हीकल दूसरा यूज करूंगी, अगर मेरे को एनिमल सेल में डालना है जीन तो मैं दूसरा यूज करूंगी। जैसे कि अगर मेरे को 12 किलोमीटर दूर जाना है तो मैं नॉर्मली स्कूटी से या बाइक से जा सकती हूँ, लेकिन मेरे को जाना है अराउंड 50 किलोमीटर के आसपास तो मैं कार से जाने का सोचूंगी। लेकिन अगर मेरे को 1000 जाना है तो मैं सोचूंगी फ्लाइट से जाने का। अलग अलग यूज हुए ना वेक्टर के भी, मतलब व्हीकल्स चेंज हो गए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ऐसे ही यहाँ पे व्हीकल्स चेंज हो जाएंगे। बैक्टीरियल सेल के लिए अलग, प्लांट सेल के लिए अलग, एनिमल सेल के लिए अलग। फिर आपने अपने वेक्टर को अपना जीन दे दिया, फिर ये आपका वेक्टर आपके जीन को ले जाएगा और आपके होस्ट बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर देगा। पूरी बायोटेक्नोलॉजी में सिर्फ ये प्रोसेस होता है। मैम हाँ जी मैम, ये जो हम जीन जो एम्पलीफाई करके इस वेक्टर के अंदर डालेंगे, तो मैम इस वेक्टर के अंदर जोड़ने के डीएनए लिगेस यूज करते हैं ना? हाँ, डीएनए लाइगेज यूज करेगा। वो सारे स्टेप्स इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब बताएंगे। अभी सिर्फ सेल के अंदर से मेरे को आइडेंटिफाई किया कि मेरा जीन कौन सा है, उस जीन को निकाला सीजर्स की कट करके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उनके अंदर से अपना मैंने जीन ऑफ इंटरेस्ट पिक कर लिया, मेरा ये है, उसको पीसीआर करके बहुत सारी उसकी कॉपीज बनवा ली और बहुत सारे वेक्टर्स उठा के लेके आए, वेक्टर्स के साथ उनको बाइंड करा दिया और वेक्टर को भेज दिया कि आप जाओ अब मेरे सेल के अंदर उस जीन को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो अब ये चीज आप लोगों को समझ में, बाकी बच्चे बताओ समझ में आ रहा है? पीयूष और यस मैम आ रहा है। वेक्टर भी डिवाइड होगा। हाँ जी, मैम वेक्टर भी, वेक्टर क्या होगा? मैम वेक्टर भी डिवाइड होगा। वेक्टर भी नहीं, वेक्टर डिवाइड नहीं होगा। वेक्टर क्या करेगा यहाँ पे वो आपको अभी समझ में आएगा। सिर्फ अभी ये समझो वेक्टर्स को भेजने का काम करता है। अभी वेक्टर भी समझाऊंगी होता क्या है वेक्टर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अब देखो एक प्रोसेस मैं आप लोगों को समझाती हूँ। सपोज करो मेरे पास एक बैक्टीरिया है, इकोलाई है ये। तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी ऐसे ही नहीं इन्वेंट हुई, बायोटेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई बहुत सारी स्टडीज करने के बाद। आप खुद देखो, अगर मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना होता, अगर मेरे पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ना होता तो आज के टाइम में बायोटेक्नोलॉजी नहीं थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट ही नहीं करा पाती। अगर मैं डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट नहीं करा पाती तो मैं कैसे अपना जीन आइसोलेट कर पाती? नहीं होती ना बायोटेक्नोलॉजी। अगर मेरे पास उस जीन को भेजने के लिए कोई वेक्टर ना होता किसी दूसरी सेल में, तब भी मेरी बायोटेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं थी। तो ये जीन के अंदर बायोटेक्नोलॉजी का जो खेल चल रहा है ना, ये तो बाद में डिस्कवर हुआ। इससे पहले आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुए, आपके वेक्टर्स का पता लगाया गया कि हम किस किस चीज को एज अ वेक्टर यूज कर सकते हैं। अब ई कोलाई के ऊपर स्टडी चल रही थी, नॉर्मली समझना, ई कोलाई के ऊपर मतलब स्टडी कुछ और चल रही थी, रैंडमली हमें मिल कुछ और गया था। ई कोलाई के अंदर आप लोगों ने सुना एक चीज होती है प्लाज्मिड, सुना है प्लाज्मिड? यस मैम। यस मैम 11th में पढ़ा है ना, प्लाज्मिड होता है। ये प्लाज्मिड बड़ा अच्छी चीज होती है। ई कोलाई के पास नेचुरली प्रेजेंट होता है, ह्यूमंस को कोई इंटरफेरेंस नहीं है इसमें। ई कोलाई के पास एक तो खुद का क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए। इसके साथ साथ इनके पास होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड ही होता है ना? यस मैम। यस मैम। क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसको हम बोलते हैं, बट ये सर्कुलर होता है बस, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड। ये बड़े काम की चीज है ये गोलाई के अंदर। अब साइंटिस्टों ने देखा कि अब एक नॉर्मल सी चीज में बता रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट चल रहा था। ऐसे एक पेट्री डिश समझ तो बायो लैब में यूज करते, छोटी सी प्लेट होती है कांच की, यस मैम, है ना? तो उस पेट्री डिश के अंदर क्या कर रखा था उन्होंने, ऐसे बहुत सारे इकोलाई रखे हुए थे। ये क्या है? बहुत सारे इकोलाई। चलो इनको बड़े से बना देते हैं। ये देखो 6 इकोलाई है मेरे पास। फिर क्या किया हमारे साइंटिस्ट लोगों ने, इन इकोलाई के साथ में छोड़ दिया एक बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या करता है? वायरस जो बैक्टीरिया को किल करता है, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है ये। अब उन्होंने क्या किया, बहुत सारे बैक्टीरिया ले लिए पेट्री डिश में, उनके साथ उनका दुश्मन छोड़ दिया बैक्टीरियोफेज।
अब बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, अब बैक्टीरियोफेज का तो काम ही है बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना, लेकिन ये बैक्टीरियोफेज इनमें से कुछ ही को इन्फेक्ट कर पाया। जैसे कि सपोज मेरे पास 6 थे, 6 में से 2 को तो इसने किल कर दिया, बाकी सरवाइव कर गए। अब हमारे साइंटिस्ट लोगों के माइंड में ये आया कि यार यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे हो गया, जबकि बैक्टीरियोफेज को तो क्या करना चाहिए था, सारे बैक्टीरिया उसको किल करना चाहिए था, इन्फेक्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, 2 किल हुए बस, बाकी क्यों नहीं हुए। तो उन्होंने बोला पता लगाया जाए हुआ क्या ये सब आखिरकार यहाँ पे। फिर इन्होंने इस बैक्टीरिया को जो बच गए थे उन बैक्टीरिया को वहां से निकाल लिया, ठीक है। अब निकालने के बाद इन्होंने देखा, मतलब ये वाली स्ट्रक्चर समझ लेना इसकी यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है कि इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया के पास चलो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, एक ही एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, एक नॉर्मल क्रोमोसोमल डीएनए है, लेकिन इसके साथ इसके पास कुछ एंजाइम भी प्रेजेंट है। इन एंजाइम का नाम दिया इन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्वेश्चन ये भी आता है बच्चों कि इनको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोला गया, व्हाई वी कॉल देम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। वो पता है कैसे पता लगा, जैसे ही सपोज करो कोई बैक्टीरियोफेज इनको इन्फेक्ट करने आया, अब बैक्टीरियोफेज इन्फेक्ट कैसे करता है, खुद तो एंटर नहीं होता, अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर देता है अंदर, तो ये इसने अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर किया। तो इस प्रोसेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया गया कि देखा एक्चुअली हो क्या रहा है। इन्होंने देखा कि जैसे बैक्टीरियोफेज अपना जेनेटिक मटेरियल इकोलाई के अंदर ट्रांसफर कर रहा है, इकोलाई के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो उस वायरल के डीएनए को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कर दे रहा है। अब डीएनए फ्रेगमेंट्स में कट हो गया तो इसका मतलब बैक्टीरियोफेज को कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ, ये चीज इन्होंने पता लगाया। तो इसका मतलब हमारे इकोलाई की बॉडी के अंदर कुछ ऐसा एंजाइम है जो उसके अंदर एक रेस्ट्रिक्शन पावर दे रहा है अगेंस्ट बैक्टीरियोफेज। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्यों बोला गया, क्योंकि ये एंजाइम बैक्टीरियोफेज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। आया समझ में? Yes, ma'am. Because this enzyme restrict मैम the, एक बात पूछनी थी। एक सेकेंड बस ये डेफिनेशन लिख लूं, रेस्ट्रिक्ट द, आप तब तक बताओ अपना। मैम जैसे आपने बताया कि जो बैक्टीरियोफेज से इन्होंने कुछ ई कोलाई को इन्फेक्ट किया, तो मैम सारे ही ई कोलाई के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते होंगे, तो फिर उसने सिर्फ उन्हीं को ही क्यों इन्फेक्ट किया? सारों के अंदर नहीं होते, एंड सारों के अंदर भी होते हैं तो, लेकिन ये पता है ये क्या है, ये एक टाइप की एडेप्टेशन है इनके अंदर। बिकॉज बैक्टीरियोफेज का नाम ही बैक्टीरियोफेज नहीं रखा जाता अगर ये कभी इनको इन्फेक्ट नहीं कर रहे होते। पहले टाइम में ऐसा था कि ये इन्फेक्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे बैक्टीरिया ने अपने अंदर एडेप्टेशंस किए, तो वही एडेप्टेशन है। कुछ ने तो एडेप्टेशन कर लिया अपने अंदर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डेवलप कर लिया जो उनको बैक्टीरियोफेज से बचाएंगे, कुछ नहीं कर पाए। एक टाइप से इम्यून सिस्टम है ना, एक टाइप से एंटीबॉडीज का काम कर रहा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर है। हम में से भी सपोज 2 एग्जांपल ले लो, एक हीमा है और एक स्तुति है ना, दोनों के ऊपर कोई मैंने एक पैथोजन छोड़ दिया, अब उसमें से हीमा को तो इन्फेक्शन हो गया, स्तुति का नहीं हुआ, तो आप बोला कि मैम ऐसा क्यों हुआ, इन्फेक्शन तो दोनों की बॉडी में गया, क्योंकि हीमा स्तुति की बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम था, हीमा का इम्यून सिस्टम डेवलप नहीं था, ये डिफरेंस आएगा। क्योंकि स्तुति की बॉडी अपने आप को अडेप्ट कर चुकी थी उस पैथोजन से, बट हीमा की बॉडी नहीं कर पाई थी, इससे इसको इन्फेक्शन हुआ, स्तुति को इन्फेक्शन नहीं हुआ। बोलो क्लियर? यस मैम क्लियर हो Yes, गया। ma'am. चलो, तो क्वेश्चन बच्चों ये आता है यहाँ पे आपके बोर्ड एग्जाम्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आया था, व्हाई वी कॉल देम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन हियर। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का ये काम है यहाँ पे, ये रेस्ट्रिक्ट करेंगे एक बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए था कि मैम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम है डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करना, राइट? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो हमारे इकोलाई के पास भी तो खुद का डीएनए है, ये अपने डीएनए को क्यों नहीं कट करता, अपने डीएनए को क्यों नहीं कट करता? जैसे ही वायरस का डीएनए है अंदर, उसने उसको कट कर दिया, लेकिन अपने उसका खुद का डीएनए भी तो बैठा है ना अभी वहां पे। यस मैम ये भी पॉइंट है। बताओ।
मैम नहीं पता। मैम उसके मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाता है तो रिस्ट्रिक्शन हाँ वो एंजाइम। एग्जैक्टली। तो फिर मतलब ये चीज साइंटिस्ट लोगों के माइंड में भी आई, यार ऐसा क्या हो रहा होगा। फिर उन्होंने क्रोमोसोम जो इकोलाई का खुद का डीएनए था ना, उसको स्टडी किया, उसको देखा कि इसके अंदर क्या है। फिर उन्होंने देखा यार इकोलाई के पास ना बहुत सारे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप्स हैं इकोलाई के डीएनए के ऊपर, मतलब नॉर्मल जैसे डीएनए वैसा नहीं है, मिथाइल ग्रुप्स ऐड हो रखे हैं। तब इनके माइंड में आया कि ये क्या करता है, खुद के डीएनए को तो बचा लेता है, इसको मिथाइलेशन करके और कोई दूसरा आने वाला डीएनए है उसको कट कर देता है। नहीं तो ये अपने डीएनए को कट करके अपने आप को किल कर लेता सबसे पहले, है ना। इसलिए Yes, तो ma'am. इसमें बोला जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दो टाइप के काम करता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने डीएनए का तो मिथाइलेशन कराएंगे, दूसरे के डीएनए को कट करने का काम करेंगे। अब बात ये तो हुई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो यहाँ से तो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर हुए। अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सिर्फ इकोलाई से नहीं हुए, बहुत सारे बैक्टीरिया से, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा हो गया, या और भी एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगी, उनके अंदर से अलग अलग बैक्टीरिया, अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए। अब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो डीएनए को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस से कट करेंगे। जैसे सपोज करो मेरा ई कोलाई का एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है EcoR1, मतलब इनका नोमेनक्लेचर करेंगे हम आगे नोमेनक्लेचर में सिखाऊंगी। अभी क्या करता है ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मेरे डीएनए को एक प्रॉपर सीक्वेंस से, मतलब डीएनए के अंदर जहां पे ये सीक्वेंस है सपोज GAATTC, वहीं से वो कट करेंगे। हमारे साइंटिस्ट ने ये भी डिस्कवर किया, ये भी बताया कि ये नहीं कि रैंडमली, जैसे हमारे पास है ना एक थ्रेड है ना, सीजर से उसको रैंडमली कट कर दिया, हम ऐसे नहीं कट करेंगे। सपोज हमें किसी ने क्या किया, उस थ्रेड के ऊपर मार्क्स लगा के दिए हुए हैं, मार्किंग की हुई है इस थ्रेड के ऊपर, कि आपको सिर्फ जहां पे आपको मार्क दिखेंगे वहीं से थ्रेड को कट करना है। ऐसे ही हमारे एंजाइम है, इन एंजाइम का भी एक मार्किंग पॉइंट है, एक रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेशन साइट है, ये साइट है जैसे EcoR1 की। तो जहां पे डीएनए को इसको ये साइट दिखेगी, ये वहीं से उसको कट कर देगा। आगे समझ में? ये धीरे धीरे आप लोगों के माइंड में चीजें सेट होती चली जाएंगी कैसे हम पढ़ रहे हैं, बट बायोटेक्नोलॉजी आपके माइंड में पूरा टिप्स पे हो जाएगा जैसे ही हम आपका चैप्टर फिनिश करें। आपको एक सिंगल भी क्वेश्चन में डाउट नहीं आएगा यहाँ पे। चलो फिर ये हो गया हमारा वहां तक सॉर्टेड। अब जैसे कि देखो मेरे पास ये फॉरेन डीएनए है, ये मैंने क्या किया, अभी जो मैंने आपको इकोलाई के स्ट्रक्चर दिखाया उस इकोलाई के स्ट्रक्चर के अंदर से प्लाज्मिड निकाल लिया। अब आप प्लाज्मिड को क्यों ही निकाला? अच्छा, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ा है आप लोगों ने? मॉलिक्यूलर Yes. बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, तो मॉलिक्यूलर Yes, ma'am. बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन आपने पढ़ा होगा। रेप्लिकेशन के लिए साइट चाहिए होती है, अगर वो साइट होगी उसके अंदर ORI साइट, एग्जैक्टली। तो ये जो प्लाज्मिड है ना, ये प्लाज्मिड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके पास ORI साइट है। जिसके पास ORI साइट है उसको किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो अपना रेप्लिकेशन खुद करा सकता है। जैसे कि हमारा वायरस है ना, वायरस के पास खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन उसके पास मशीनरी क्यों नहीं है? क्योंकि उसके डीएनए में उसके पास कोई ORI साइट नहीं है। अब ORI साइट नहीं होगी तो उसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। इसलिए तो आज के टाइम में हमारे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एंटिटी कहलाई जाती है। अगर उनको सिर्फ हम क्या करें, ORI साइट दे दें, तो उनको किसी होस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी लिविंग बनने के लिए, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग की तरह रहने लग जाएंगे। तो हमारे ई कोलाई की बॉडी के अंदर बैक्टीरियल क्रोमोसोम है जो ये, इसके पास तो ORI है ही, लेकिन इसके पास जो एक्स्ट्रा डीएनए है ना, इस एक्स्ट्रा डीएनए के पास भी ORI साइट है। अब हम क्या करेंगे, कोई भी जीन उठा के लेके आएंगे और इस जीन को इस प्लाज्मिड के साथ बाइंड करा देंगे। ये करा दिया मैंने बाइंड। अब जैसे जैसे मेरा प्लाज्मिड ये अपने आप को रेप्लिकेट करेगा, मेरी जो मैंने जीन यहाँ पे ट्रांसमिट किया, जीन भी रेप्लिकेट करेगा ना। तो मतलब मैं यहाँ पे प्लाज्मिड को कैसे यूज करूंगी? प्लाज्मिड को मैं यूज करूंगी एज अ वेक्टर, जीन को कैरी करने के लिए। अब मैं इस प्लाज्मिड को निकाल के किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर डाल सकती हूँ, क्योंकि प्लाज्मिड बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर बहुत आराम से चला जाएगा।
अब देखो यहाँ पे ये जो हमारी एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये मेरा फॉरेन डीएनए, फॉरेन डीएनए का मतलब मेरा एक सेल, जिस सेल के अंदर से मैंने डीएनए को पहचान लिया कि इस डीएनए के अंदर ही मेरी वो सीक्वेंस है जो मुझे चाहिए, ठीक है। ये मेरा वेक्टर जो मैंने कहाँ से निकाला, मतलब प्लाज्मिड इकोलाई से निकाला। अब मैंने यहाँ पे यूज किया अपना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब ध्यान रखना, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप फॉरेन डीएनए के लिए यूज करोगे, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप वेक्टर के लिए यूज करोगे, क्योंकि वेक्टर के ऊपर भी तो आप पहले कट लगाओगे ना, तभी तो अपना ये सीक्वेंस लेके आके यहाँ पे इसको ज्वाइन कराओगे, है ना। अब सपोज करो आपकी सीजर ने आपके डीएनए को तो इस शेप में कट कर दिया और आपने वेक्टर डीएनए को इस शेप में कट करा दिया, क्या है दोनों ये शेप आपस में लाइगेट कर पाएंगी फिर? नो मैम। मतलब आपको डीएनए को कट करने के लिए और प्लाज्मिड को कट करने के लिए सेम सीजर का यूज करना है, मतलब सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का आपको यूज करना है। फिर आपने ऐसे इनको कट करा दिया और आपने अपने प्लाज्मिड में भी कट लगवा दिया, यहाँ से आपने अपनी सीक्वेंस को पिक किया बाय द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। फिर आपने पीसीआर लगाया, यहाँ पे पीसीआर लगा के अपने सेगमेंट को उठाया और यहाँ पे लाइगेट करा दिया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। फिर इस प्लाज्मिड को अब हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, मतलब मैंने एक डीएनए के अंदर एक दूसरा डीएनए ऐड कर दिया है, मेरा एक रिकॉम्बिनेशन बन गया है, दिस इज नॉन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फिर मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक इकोलाई की बॉडी के अंदर। अब जैसे जैसे मेरा इकोलाई मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे ऐसे हमारा सेल मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे देखो ना सिर्फ एक जीन था, अब यहाँ पे 2 जीन्स हो गए ना मेरे पास, फिर ये वापस फिर से मल्टीप्लाई करेगा, इतनी मेरी जीन की कॉपीज बढ़ती चली जाएंगी। क्लियर? यस। चलो इतनी चीजें क्लियर है, तो अब हम आते हैं कि ये प्रोसेस जो हम करा रहे हैं, इस प्रोसेस में टूल्स कौन कौन से यूज करेंगे, यहाँ से एग्जैक्टली आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनना, मेरे पास एक सेल है, ठीक है बच्चों, सेल के अंदर है डीएनए, मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अब मेरे को डीएनए निकालना है, यहाँ से डीएनए निकालना है। अब डीएनए को निकालने से पहले जो सेल के बाहर ये सेल वॉल होती है, फिर मेरे को तो पहले सेल वॉल से डील करना पड़ेगा ना, डीएनए तक तो मैं तब पहुंचूंगी ना, है ना। मतलब मेरे को सेल को ओपन करना पड़ेगा, पहले सेल को ओपन करूंगी तभी तो मैं वहां से डीएनए निकालूंगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एंजाइम्स यूज करूंगी। कौन से एंजाइम? लाइजिंग एंजाइम्स। लाइजिंग एंजाइम्स क्या करते हैं आपका, these enzymes are used for opening the cells to get DNA for experiment, जेनेटिक एक्सपेरिमेंट। मतलब डीएनए को आप जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए जो यूज करना चाहते हैं, उसको निकालने के लिए आपको पहले अपनी सेल को ओपन करना पड़ेगा। अगर आपकी सेल है बैक्टीरियल, बैक्टीरिया से बनी हुई सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के लिए आपको एंजाइम यूज करना पड़ेगा लाइसोजाइम। क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अगर आपकी प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल के लिए आपको यूज करना पड़ेगा सेलुलेज या फिर एक्टिनेज। अगर आप एक फंगल की यूज कर रहे हैं, फंगल सेल यूज कर रहे हैं, मतलब फंगस के अंदर आपके अंदर से आपको डीएनए निकालना है, तो वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा काइटिनेज। ठीक है, तो मतलब मैंने सेल को अपना ओपन करा लिया, अब मैं पहुंच गई डीएनए पे। अब डीएनए को मेरे को छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में कट कराना है। अब डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट कराने के लिए मैं कौन से एंजाइम यूज करूंगी? क्लीविंग एंजाइम्स। क्लीविंग एंजाइम वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब 2 टाइप के एंजाइम्स होता है मेरे पास, एक एक्सोन्यूक्लियस और एक एंडोन्यूक्लियस। न्यूक्लियस वर्ड समझते हो बच्चों? विच क्लीव, जो किसको क्लीव करेंगे? न्यूक्लिक एसिड को क्लीव करेंगे। और डीएनए क्या है? न्यूक्लिक एसिड है ना, विच कट यस मैम। न्यूक्लिक एसिड, जो किसी न्यूक्लिक एसिड को कट करेंगे और मेरे को अपने डीएनए को कट कराना है। 2 टाइप के एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस मेरे वो न्यूक्लियस, वो एंजाइम्स हैं जो मेरे डीएनए को एंड से कट करेंगे। जैसे ये मेरा बड़ा सा डीएनए, इस डीएनए को एंड से यहां से, और एक होता है एंडोन्यूक्लियस जो मेरे डीएनए को बीच में से कट करेंगे कहीं से, और स्पेसिफिक पोजीशन से कट करेंगे। डीएनए को एक स्पेसिफिक पोजीशन से और बीच में से कट करेंगे।
इनको बोलेंगे हम एंडोन्यूक्लियस। सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्योंकि स्पेसिफिक पोजीशन से कट करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस तो रैंडमली जाएंगे, डीएनए को कहीं से एंड से कट कर देंगे, एंड से उसको कट लगा देंगे। लेकिन एंडोन्यूक्लियस आपके स्पेसिफिक पोजीशन से, जिस पोजीशन पे आप कट करना चाहते हो उसी टाइप का आप एंडोन्यूक्लियस यूज करना, वही आपको फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। फिर क्लियर एंजाइम्स वाला पार्ट। फिर आता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। वो कौन सी सीक्वेंस है जिसपे वो कट करता है? हमेशा वो सीक्वेंस कट करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होती है जिसको आप लेफ्ट से राइट रीड करो या राइट से लेफ्ट रीड करो, सीक्वेंस सेम आने चाहिए। जैसे इसको इधर से रीड करो, AND एंड, MADAM DNA सेम है। फिर इसको इधर से रीड करो, AND एंड, MADM AND DNA सेम है ना सीक्वेंस, लेफ्ट से भी राइट से भी। या फिर जो हमारी एनसीईआरटी लिखती है, इधर से रीड करो इधर से रीड करो, बात सेम है। तो हमेशा आपके डीएनए, आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए को पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करता है। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हमेशा 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की हो सकती है, मैक्सिमम केसेस में 6 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। ये आपको याद रखना है। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहाँ से ऑब्टेन किया हमने? बैक्टीरिया से। और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कट कहाँ पे लगाते हैं? 5 to 3 डायरेक्शन में कट लगाते हैं। कैसे 5 to 3 में? ये देखो मेरे पास एक सीक्वेंस है ये। मैम इसको 5 प्राइम भी तो कह सकते हैं ना? हाँ 5 प्राइम 3 प्राइम। ये बताना एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है ना? यस मैम। है ना? Yes, तो आपका यस मैम। आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमेशा कट कैसे करेगा? 3 प्राइम 5 प्राइम 5 प्राइम 3 प्राइम। एक सेकेंड, अब उल्टा लिख दिया मैंने ये। फाइव प्राइम 3 प्राइम 3 प्राइम 5 प्राइम। अगर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, आप डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, एक स्ट्रैंड को यहाँ से कट कर रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड को कट करेगा यहाँ से। मतलब ये एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, रेस्ट्रिक्शन या फिर रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस आप इसको बोल रहे हो। रिकॉग्नाइजेशन साइट या फिर सीक्वेंस, ये पूरी की पूरी। अब इसमें जिस पॉइंट से कट कर रहा है उसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन साइट। सॉर्टेड यहाँ तक? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस पे कट करता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस में एक रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जहां से एग्जैक्टली कट करता है। 4 से 8 न्यूक्लियोटाइड की होती है, मैक्सिमम केसेस में 6 न्यूक्लियोटाइड्स की होती है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को या फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को हमने बैक्टीरिया से आइसोलेट किया है। ये किस क्लास में आते हैं आपके? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस क्लास में होता है। न्यूक्लियस का मतलब होता है जो न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। अब एक फंक्शन मैंने आप लोगों को बता दिया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। बैक्टीरिया के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या काम कर रहे थे? दे आर द यूजफुल टू बैक्टीरिया बिकॉज एंजाइम ब्रिंग आउट फ्रेगमेंटेशन ऑफ वायरल डीएनए। वायरल डीएनए को, मतलब जो वायरस उनको अफेक्ट कर रहा था, उसके जीनोम को कट कर रहे थे। मतलब एक एडेप्टेशन है बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर अगेंस्ट बैक्टीरियोफेजेस। पहले वो क्या करते थे? मिथाइलेशन कराते थे, अपने डीएनए को मॉडिफाई कर लेते थे। इसलिए वो क्या करते थे? प्रोटेक्ट इट्स आउन क्रोमोसोमल डीएनए, अपने क्रोमोसोमल डीएनए को ऐसे ही वो कट कर लेते थे। ये पूरा आपका जो मैंने चीजें समझाई वही लिखा हुआ है। अब सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आइसोलेट किया गया था वो था हिंड सेकंड। अब ये हिंड सेकंड का मतलब क्या है? देखो, जो आपका ये फर्स्ट लेटर है, हमेशा ये फर्स्ट लेटर तो आपको बताएगा जीनस, मतलब जिस बैक्टीरिया से लिया गया ना उस बैक्टीरिया का जीनस क्या था। और बीच के 2 लेटर, सेकंड और थर्ड लेटर आपको बताएंगे उस बैक्टीरिया स्पीसीज क्या थी। फोर्थ लेटर आपको बताएगा कि वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन कौन सा था। और ये रोमन नंबर में लिखा हुआ ये बताता है आपको ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन, कि किस नंबर में, मतलब H4 हीमोफाइलस, IN फॉर इन्फ्लुएंजा। तो मतलब इसको हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया के अंदर से निकाला गया और सेकंड नंबर पे निकाला गया। मतलब इससे पहले एक और हिंड
1 आ चुका था सेकंड नंबर पे। जैसे होता है ना, एक क्लास है, एक क्लास में 2 हीमा नाम की स्टूडेंट्स हैं, तो जो पहली जो मतलब जो फर्स्ट टाइम आई होगी, पहली बार क्लास में आई होगी, उसको हीमा बोल दिया हमने, ठीक है। फिर जब एक और हीमा आ गई क्लास में, तो उसको थोड़े ना हीमा फर्स्ट बोलेंगे, हीमा फर्स्ट उसको बोलेंगे जो पहले आई थी, है ना। यस मैम। यस सेकंड मैम। वाली को हीमा सेकंड बोलेंगे। ऐसे यहाँ पे हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा की बॉडी के अंदर से पहली बार निकाला गया हिंड सेकंड, मतलब पहली बार ये हिंड निकाल लिया गया था, लेकिन इसका कैरेक्टराइजेशन मतलब इसको आइसोलेट करने के बाद इसकी पूरी स्टडीज नहीं हो पाई थी, जो कि हुई थी 5 साल बाद। इसको पहले मतलब डिस्कवर सबसे पहले कर लिया गया था, लेकिन इसका आइसोलेशन में और कैरेक्टराइजेशन में 5 साल लग गए। और इन 5 सालों में कोई दूसरे साइंटिस्ट ने एक और रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा के अंदर से निकाल लिया। अब उसको तो फिर हिंड 1 नाम दे दिया गया और इसको नाम दे दिया गया हिंड सेकंड। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पहले कौन सा डिस्कवर तो पहले ये हुआ था, लेकिन इसका कैरेक्टराइजेशन बाद में हुआ, इसलिए इसका नाम सेकंड लिखा जाता है। बच्चे कंफ्यूज होता है कि मैम सेकंड क्यों लिखता है फिर हम इसको, जबकि सबसे पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, सेकंड इसलिए लिखता है क्योंकि इसका कैरेक्टराइजेशन बाद में हुआ, इससे पहले हमारा दूसरा आ गया था। जैसे कि क्लास में हीमा नाम की 2 स्टूडेंट आई, ठीक है, पहले एक स्टूडेंट आई, उसने अपना एडमिशन ले लिया, रजिस्टर में उसका नाम आ गया, लेकिन वो क्लास में आना नहीं शुरू किया उसने। फिर एक और हीमा आ गई, वो क्लास में आना शुरू हो गई, तो उसको हीमा 1 बोल दिया गया। फिर जो दूसरी वाली आई, वो आ तो एक्चुअली पहले गई थी क्लास में, रजिस्टर में उसका नाम भी पहले आ गया था, लेकिन क्लास में तो बाद में आना शुरू किया ना उसने, रेगुलर होना, इसलिए उसको हमने हीमा 2 बोला। क्लियर? यस मैम। मैम ये जो हिंड 1 और हिंड 2 है ना हाँ मैम, ये दोनों एक ही उससे हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा से हाँ, दोनों ही निकाले गए हैं। या हीमो ऐसे ऐसे बहुत सारे निकाले गए हैं, टोटल 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स निकाले गए हैं 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से। अब आप सोच सकते हो एक ही बैक्टीरिया के स्ट्रेन से 3 निकले होंगे एटलीस्ट, 3 3 4 4। क्वेश्चन आएगा, टोटल आज के टाइम में हमारे पास 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जो 230 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकाले गए हैं। जैसे इको R1 है, इको R1 में E4 एस्टीरिया, CO4 कोलाई, R इसका स्ट्रेन है और I1 मतलब इसका रोमन नंबर। पहली बार इको R1 निकाला गया एस्टीरिया कोलाई की बॉडी के अंदर से। किसने डिस्कवर किया था इसको? आर्बर्ट स्मिथ नाथन साइंटिस्ट ने, जिसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1978 में। ये 3 साइंटिस्ट का नाम है ना? हाँ, 3 साइंटिस्ट का नाम है। क्लियर? क्वेश्चन यही आएगा, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सा था? हिंड सेकंड था। इसकी जो बेस सीक्वेंस होती है वो 6 बेस पेयर की होती है, मतलब जिस सीक्वेंस पे कट लगाता है 6 बेसिस की वो सीक्वेंस होती है। ये पूरा नोमेनक्लेचर मैंने आपको बता ही दिया। पहला लेटर जीनस बताएगा, सेकंड थर्ड लेटर का स्पीसीज बताएगा, फोर्थ लेटर का स्ट्रेन बताएगा, रोमन नंबर उसका ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन बताएगा। ये आपको समझाऊंगी, अभी ये समझो। जैसे कि इको R1 की सीक्वेंस क्या होती है? इको R1 की सीक्वेंस होती है GAATTC, ठीक है, ये तो एक डीएनए स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड। हिंड थर्ड की सीक्वेंस ये होती है, बाम 1 की सीक्वेंस ये होती है, हीम थर्ड की ये, इको R फिफ्थ देखो, मतलब इको एस्टीरिया कोलाई की बॉडी के अंदर से 5 निकाले जा चुके, ये था। तो इस सीक्वेंस आप लोगों को कुछ याद रखनी है, यहाँ पे याद रहेंगी। अब देखो, अब हमारे जो ये बैक्टीरिया से निकाले गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है ना, ये एंजाइम कट कैसे लगाता है हमारे डीएनए पे? अगर ये आपके डीएनए को कट कर रहे हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, जैसे कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है GAATTC, ठीक है, अगर ये कट कर रहे हैं, जैसे सेंटर तो ये है ना, यहाँ पे सेंटर से दूर से कट कर रहे हैं, तो ये बनाएंगे स्टिकी एंड। सिर्फ सिंपल सा समझना, अगर आपके डीएनए को ये कट कर रहे हैं कहाँ पे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से दूर, तो उसको बोलेंगे हम स्टिकी एंड बनाएंगे। लेकिन अगर मेरे पास सीक्वेंस है ये, और ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, अगर बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हम बोलेंगे उस क्या बनाएगा? ब्लंट एंड बनाएगा, वो बनाएगा ब्लंट एंड। और अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के सेंटर से कहीं दूर से कट कर रहा है, तो बनाएगा स्टिकी एंड। ये चीज देखो, पढ़ के देखना, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। स्टिकी एंड क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द डीएनए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस।
पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के कहीं सेंटर से अलग से कट करेंगे। और यहाँ पे जो दूसरी सीक्वेंस होगी जैसे कि C T T A A G, अगर ये G और A से कट कर रहा है ना यहाँ से इस सीक्वेंस को, मतलब एक स्ट्रैंड के G और A से कट लगा रहा है तो दूसरे स्ट्रैंड के भी G और A से ही कट लगाएगा। बट बिटवीन द सेम टू बेसिस, मतलब दो अपोजिट स्ट्रैंड के दो सेम बेसिस के बीच में कट लगाएगा। दो अपोजिट स्ट्रैंड यहाँ से यहाँ पे कट कर रहा है तो यहाँ पे भी यहीं से कट करेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आएगा कि कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कौन सी एंड बनाते हैं। इको R1, हिंड थर्ड, बाम H1, सॉल 1 स्टिकी एंड बनाते हैं। और आपका समा 1, इको R5, हीम थर्ड ये बनाते हैं आपके ब्लंट एंड। देखो सेंटर से कट कर रहा है। आया समझ में? हेलो बच्चों। यस मैम आ गया। मैम एंडोन्यूक्लियस एंड्स को भी कट, हाँ जी बेटा एंड्स को भी कट कर सकते हैं। मैम तो एक्सोन्यूक्लियस तो एंड को करता है ना कट। क्या? मैम एक्सोन्यूक्लियस करता है ना एंड को कट। एक्सोन्यूक्लियस, एक्सो डीएनए को बाहर से कट कर रहा है, एंड से कट कर रहा है आपके एंड से। एक्सोन्यूक्लियस रिमूव कर देता। हाँ एक्सोन्यूक्लियस आपके डीएनए को एंड पार्ट से कट करेगा। यहाँ पे एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है, एक्सोन्यूक्लियस कभी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट नहीं करता, वो तो रैंडमली पूरी डीएनए की सीक्वेंस को एंड से कट करेगा। सिर्फ एंडोन्यूक्लियस है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से कट करेगा। अगर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस के भी बिल्कुल सेंटर से कट कर रहा है तो ब्लंट एंड बनेगा, और अगर साइड से कट कर रहा है सेंटर के कहीं पास में से तो आपका वहां पे बनेगा स्टिकी एंड। क्लियर? बोलो बच्चों, कोई डाउट? नो मैम। चलो फिर आज हम यहीं तक रहने देते हैं बिकॉज बहुत सारा हो गया है, आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। अब आप लोग